नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी की ईमानदार, निर्भीक और निडर पत्रकारिता के लिए आप जनता जनार्दन यानी हमारे दर्शक जो हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, उनका सहयोग बहुत जरूरी है। आप लगातार हमें सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमें थोड़ा आर्थिक मदद भी करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां आपको सत्य हिंदी का सदस्य बने थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके। आप ऐसा करेंगे, हमारी ईमानदार पत्रकारिता को बहुत बल मिलेगा। साथ ही साथ सत्य हिंदी का मोबाइल ऐप भी आ गया है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दरअसल आज हम चर्चा करना चाहते हैं ताजमहल को लेकर, क्योंकि ताजमहल पिछले दिनों काफी विवाद में, और विवाद का कारण यह है कि दरअसल अयोध्या में बीजेपी के मीडिया प्रभारी रजनीश सिंह ने व्यक्तिगत रूप से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर विश्वविख्यात पर्यटन स्थल ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की मांग की थी। रजनीश सिंह ने कहा था कि इन 22 कमरों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। यानी रजनीश सिंह ने अपनी याचिका के तथ्य सुनी सुनाई बातों के आधार पर दिए थे, और इस बात की तस्दीक उस वक्त होती है जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक तगड़ी फटकार रजनीश सिंह को लगाई है। और जो जस्टिस DK उपाध्याय, जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने रजनीश सिंह को फटकारते हुए कहा है कि कल को आप कहेंगे कि हमें जज के चैम्बर में जाना है, तो क्या आपको अनुमति मिल जाएगी? यानी ये पिछले दिनों जो कैंपेन चल रहा था कि ये ताजमहल नहीं बल्कि तेजो महालय है, और ये कैंपेन काफी दिनों से चल रहा है, कई सालों से बल्कि चल रहा है, और बार बार ये कहने की कोशिश की जाती है हिंदुत्ववादियों की तरफ से कि दरअसल ताजमहल का निर्माण हिंदू मंदिर को तोड़कर किया गया है। वहां पे ओरिजिनली शिव का मंदिर था, इसलिए आपने कई बार ये देखा होगा कुछ हिंदुत्ववादी ताजमहल में घुसने का प्रयास करते हैं, वहां पे शिव चालीसा करने की बात करते हैं। लेकिन आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फटकार के बाद ये बात स्पष्ट हो गई है कि जो लोग इतिहास को तोड़ मरोड़ने की कोशिश करते हैं, दरअसल उनकी मंशा क्या है। हमने सोचा कि ताजमहल के मसले पे जो ऐतिहासिक तथ्य है उसके बारे में चर्चा की जाए और अपने दर्शकों के सामने इतिहास को स्पष्ट तौर पर रखा जाए। हमने इस बारे में इतिहास के विद्यार्थी रहे, इतिहास में PhD इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करने वाले पंकज श्रीवास्तव से बात करने की ठानी। पंकज श्रीवास्तव वैसे तो हमारे मित्र भी हैं और ये राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन इतिहास को लेकर खास तौर से ताजमहल और मेडिवल हिस्ट्री पर इन्होंने बहुत गहरा अध्ययन किया, PhD की है। और वैसे आज हाईकोर्ट ने भी कहा है कि भाई जो PhD करना चाहते, रिसर्च करना चाहते, उनसे आप बात करिए। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है। ये जो पूरा विवाद है ताजमहल को लेकर, ये ताजमहल है या ताजो महालय है, क्या है ये? देखिए, जिन सज्जन ने इसकी शुरुआत की थी उनका नाम था पुरुषोत्तम नागेश ओक, PN ओक। वो 60-70 के दशक में इस तरह के तमाम उलटबाजियां किया करते थे और इस तरह के लेख वगैरह लिखा करते थे। उनके लिए ताजमहल ही तेजो महालय नहीं है, उनके लिए क्रिश्चियनिटी कृष्ण नीति है, उनके लिए इस्लाम ईशमालय है, उनके लिए जो वेटिकन सिटी है वो दरअसल एक कोई वाटिका है, उनके लिए अब्राहम दरअसल ब्रह्मा है। वो ये मानते थे कि सभी जो दुनिया भर में धर्म या जो कुछ भी है वो सब वैदिक आस्थाओं और हिंदू धर्म से ही निकला हुआ है। उस समय उनको कोई सीरियसली लेता नहीं था, पर लगातार जिस तरह से वो बोलते गए और समाज में उसका प्रचार खासतौर पर हिंदुत्ववादी लोग करते रहे, क्योंकि ताजमहल एक मुगल बादशाह का बनवाया हुआ एक इतना एक खूबसूरत एक तरह से प्रतीक है, जिसके बारे में टैगोर ने कहा कि वो काल के गाल पर ढलका हुआ एक आंसू है, जिसकी खूबसूरती को बयान नहीं किया जा सकता। और उस बहाने शाहजहां और मुमताज महल की मोहब्बत जिस तरीके से दुनिया में प्रसिद्ध हुई और ताजमहल प्रतीक बना प्रेम का, ये शायद नफरत फैलाने वालों को ये बात गवारा नहीं थी। और जैसे जैसे इस देश में हिंदुत्ववादी राजनीति आगे बढ़ी, सत्ता तक पहुंची, उसके हौसले बढ़ते गए। वो हर चीज पे दावा करने लगी कि साहब ये तो हिंदुओं का था और इसे मुसलमानों ने अगर सीधे कहे तो कब्जा कर लिया। ये पूरा प्रचार तंत्र था जिसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं था। PN ओक साहब जिंदा थे उस समय, 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो शायद उन्हें लगा कि अब स्थितियां बदली, तो कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, यही बात कहते हुए कि साहब ये तो तेजो महालय शिव मंदिर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाकर उनकी याचिका
खारिज की थी और उसमें कहा था कि ये सनक है इनके उसमें सवार हो गई दिमाग पे, बी इन हिज बोनट, इस तरह की बात कही थी कि लगातार एक ही बात ये भुनभुनाए जा रहे हैं जिसका कोई वास्तविक आधार नहीं है। तो ये जो भुनभुनाहट है ये आज एक बड़े पॉलिटिकल नैरेटिव में बदल गई है ये भुनभुनाहट, और उसके लिए जाहिर है वो लोग खासतौर पर जिम्मेदार हैं जो चाहते हैं कि इस बहाने, क्योंकि देखिए ताजमहल से उनका लेना देना नहीं, वो ये बताना चाहते हैं कि ये इमारत दरअसल एक हिंदू मंदिर थी जिसे बदला गया, यानी मुसलमानों ने, बादशाहों ने इस तरह से हिंदू धर्म पर हमला किया, इस बात को प्रचारित कर रहे हैं। बाकी ताजमहल कब बना, कैसे बना, इसके सारे प्रमाण उपलब्ध हैं। पंकज जी, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। आपने कहा कि 2000 में सुप्रीम कोर्ट में ये पियन ओक साहब, दरअसल ये एक अपने आप को इतिहासकार कहते हैं और जो दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी है इनको बड़ा प्रामाणिक इतिहासकार भी मानते हैं। उनकी इतिहास की जो समझ पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2000 में इनकी जो पिटिशन थी उसको न केवल खारिज किया था बल्कि इनको डांट फटकार भी लगाई थी। बातचीत को आगे बढ़ाने के पहले, ताजमहल के इतिहास में जाने के पहले एक बात मैं और चाहूंगा पंकज जी इस बात की तस्दीक करें। क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी ये कहा था कि दरअसल यहाँ पे कोई ताजमहल कभी मंदिर था या मंदिर नहीं था? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इस तरह के बयानों को खारिज कर चुका है। और बहुत दिलचस्प बात है कि मोदी सरकार का जो पहला कार्यकाल था उसमें केंद्रीय संस्कृति मंत्री थे महेश शर्मा जी। महेश शर्मा जी ने बाकायदा इसको कहा था कि ऐसा कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है जिससे कहा जाए कि ताजमहल जो है वो हिंदू मंदिर था। ये बात आधिकारिक रूप से एक से ज्यादा बार कही जा चुकी है। और जो मीडिया प्रभारी अयोध्या के भाजपा के हैं जिन्होंने याचिका की है कि वो 22 मंदिर खुलवाए जाएं और ये 22 कमरे खुलवाए जाएं, अरे साहब ये कमरे खुलते ही रहते हैं, इनकी साफ सफाई, कहीं कोई क्रैक होता है तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये सब करता रहता है। यहाँ तक कि जो हमारी बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो भी उसको देखती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई वो ऐसी बात करे जो है गुप्त बनी हुई है। वो ताजमहल कैसे बना, किस तरह से बना, आप सब जानते हैं, उसके बारे में लिखित पूरा प्रमाण है। वो 1631 में पीटर मंडी एक अंग्रेज व्यापारी था, वो आया, उसने लिखा। एक 1676 में ट्रैवल इन इंडिया किताब प्रकाशित हुई थी, एक फ्रांसीसी जो यात्री था जो जिसका नाम जीबी टैवर्नियर था, उसने बाकायदा लिखा कि मैंने इसको शुरू से लेकर अंत तक बनते हुए देखा। वर्नियर, जो फ्रैंकिस वर्नियर, जो उत्तराधिकार युद्ध में शाहजहां के समय जो हुआ उसमें शामिल था एक डॉक्टर के बतौर, वो भी फ्रांसीसी था, उसने बाकायदा सब कुछ लिखा है। और जो ये जो उस समय अब्दुल हमीद लाहौरी जो बादशाह नामा लिखा, शाहजहां के जो दरबारी इतिहासकार थे, ये कैसे बना, किससे जमीन ली गई, ये सारा कुछ उपलब्ध है। अगर आप कहें तो मैं उसको भी थोड़ा सा बता सकता हूं अगर आप चाहें। 1628 में जब शाहजहां बना बादशाह तो उसके बाद बुरहानपुर के अभियान में वो गया। 1630 में वहां मुमताज महल जो उसकी प्रिय बेगम थी उसकी मौत हो गई, जिसके बाद वो बहुत बहुत दुखी हुआ। और कहा जाता उस समय पातशाहनामा में लिखा इन्होंने अब्दुल हमीद लाहौरी ने कि उसके 20 बाल भी सफेद नहीं थे और देखते देखते उसके सारे बाल सफेद हो गए और बहुत ही वो अफसोस में डूबा। और उस अपने प्रेम को और मुमताज की याद को अमर करने के लिए उसने फिर दुनिया भर से एक तरह से मॉडल चाहा कि मकबरा उसका ऐसा बने कि दुनिया उसे हमेशा याद करे। बहुत से मॉडल आए, पहले लकड़ी का बना, कैसे बनेगा, इस सारी चीजों पर बात हुई, पत्थर कौन से लगेंगे, कहां से आएंगे, लंबा डिस्कशन हुआ। और 1632 में ताजमहल नीचे से एकदम बनना शुरू हुआ। इसके पूरे लिखित प्रमाण है कि जमीन खोद कर, और अभी आया, आपने देखा होगा कि जयपुर की एक रियासत से जुड़ी हुई दिया कुमारी जी, शायद भाजपा की नेता है, उन्होंने दावा किया साहब हमारी जमीन थी। अरे भाई वो बिल्कुल आपकी जमीन थी। मुगल बादशाह के अधीन जितने जागीरदार और मनसबदार थे उनके पास ही जमीनें होती थी और बादशाह ने कहा कि हटो यहाँ हम बनाएंगे, और उसके बदले उनको जमीन हवेलियां दे दी गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ताजमहल तेजो महालय हो गया। ये तो राजा जयसिंह थे जिनसे जमीन खरीदी गई। जी राजा, एक्चुअली ये जमीन मानसिंह के समय अकबर के जो थे मनसबदार और सबसे प्रमुख सेनापति, ये मानसिंह की थी। जैसे उनके पोते थे उस पर ही उनका उस समय जयसिंह का कब्जा था। जैसे से वो जमीन ली गई। और जो मुगल आर्किटेक्चर का सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चार बाग शैली का इस्तेमाल वो करते हैं। जैसे कि हुमायूं का मकबरा है, एक बाग
जिसको 4 हिस्सों में बांटा जाता है, बीच में नहर होती है और बीच में जैसे हुमायूं का मकबरा बीच में बना है। लेकिन यहाँ एक फर्क किया गया, जो ये उस्ताद अहमद लाहौरी जो वास्तुकार थे, एक फर्क ये किया गया कि जो ये ताजमहल है वो एकदम कोने में, एक बीच की जगह कोने में बनाया गया, नदी के किनारे एकदम बनाया गया। उसका उनका सौंदर्य और उसके एस्थेटिक्स का मसला था, और जो शायद बिल्कुल सही भी था कि वहां पर उन्होंने ताजमहल बनाया। और वो कितना विशाल है, उसके बारे में क्या क्या कहा जा चुका है, उसको यहाँ दोहराने से कोई लाभ नहीं है। करीब 20 साल लगी, मतलब बन तो वो 1643 के आसपास गया था, लेकिन काम उसमें 1653 तक चलता रहा, यानी 32 से 53 आप समझ सकते हैं, करीब 21 साल। और उस समय के हिसाब से वो 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो आज 70 अरब से ज्यादा जिसकी एक तरह से कहा जाए उसमें खर्च हुआ। तो उसको तेजो महालय बना देना, उसको शिव मंदिर बना देना, कहीं पे कोई चक्र है, कमल है, अरे वास्तुकला में सम्मिश्रण होता है। जो बाहर की देखिए मेहराबें हो, गुंबद हो या मीनारे हो, ये भारतीय वास्तु परंपरा का हिस्सा नहीं है। हमारे जो मंदिर बनते थे वो नागर शैली में बनते थे, जिसका जो शिखर होता था वो शंकु के आकार पे ऊपर जाता था, ऊपर पतला होता जाता था। ये जो गुंबद बने हैं, मेहराबें बनी हैं, ये सब हमें खास तौर पर पश्चिम एशिया से या मध्य पूर्व के तमाम देशों के उधर प्रचलित जो थी, वो मुगलों के साथ या उसके पहले तुर्कों के साथ वो भारत आई। सम्मिश्रण हुआ यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे सम्मिश्रण हुआ। यहाँ के तमाम कारीगर, यहाँ के तमाम जो वास्तुकार थे, जो पत्थर तराशी का काम करते थे, जो नक्काशी उस पर गढ़ते थे, वो सब इंडियन थे, सभी बाहर से नहीं आए। तो वो अपनी परंपरा के हिसाब से उसमें बहुत चीजें डाल देते थे, कहीं चक्र बनाते थे, कहीं कमल बनाते थे। आप देखिए गुंबद के साथ उल्टा कमल बनाने की जो परंपरा है वो भारत में ही है, वो सम्मिश्रण की देन है कि मुगल जो लाए वास्तु और जो भारतीय परंपरा थी, उस दोनों का मेल हुआ और एक नई शैली, जिसे मुगल शैली हम कहते हैं, वो विकसित हुई। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको न वास्तु की जानकारी है, ना आपको आर्कियोलॉजी की जानकारी है, ना आप इतिहास के उपलब्ध दस्तावेज प्रमाण पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। आपने बस एक अफवाह उड़ा दी, और व्हाट्सएप के समय ये जो एक राक्षस बन गया है कि वो हर घर के ग्रुप में, परिवार के ग्रुप में ये पहुंच जाता है, साहब ये ताजमहल नहीं तेजो महालय था, और फिर वो अपने राजनीतिक कारणों से उसको वो उबाल देते रहे। जी पंकज जी, फ्रांसीसी जो यात्री थे बर्डियर, उन्होंने ताज के बारे में क्या कहा था, और जो उन्होंने मिस्र के पिरामिड से इसकी तुलना कैसे की थी? उन्होंने वो तो साहब एकदम मुग्ध थे। उन्होंने पिरामिड के कहा कि मैं उसको देखता हूँ, पिरामिड तो लगता है पत्थर के ऊपर पत्थर रख दिया गया है, उसको मैं दोबारा देख नहीं सकता हूँ। तो वो इससे इतने अभिभूत थे, इस पूरा जो ये बना है, जिस तरीके से ताजमहल को बनाया गया, इसकी जो खूबसूरती थी उसको निहारते हुए वो कहते थे कि साहब ये पिरामिड जब जिसका दुनिया में बड़ा नाम है, वो ऐसा लगता है कि उस पत्थर के ऊपर पत्थर रख दिए गए। हालांकि ऐसा नहीं है, उसमें भी बहुत ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री है, वो एक अलग है, लेकिन हर आदमी का सौंदर्य दृष्टि होती है, एस्थेटिक्स होता है। और जाहिर है जब आप सीधे देखेंगे, कोई अगर बहुत गहराई से नहीं देखेंगे, तो सौंदर्य का जो एक उपमा हो सकती है, वो तो ताजमहल है, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि साहिर साहब कहते हैं कि हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, शहंशाह ने पैसे का, ताकत का सहारा लेकर। लेकिन फिर भी अगर हम गरीब ना हो और अमीर हो, तो ताजमहल कौन नहीं अपनी महबूबा के लिए बनवाना चाहेगा। जी बिल्कुल। खैर हम फैज के उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन ये जो सॉरी, ये जो पूरी ताजमहल को तेजो महालय कहने की जो पूरी प्रक्रिया शुरू हुई, तो इस पर क्या कहीं कुछ सबूत मिलता है? इतिहासकार इस बारे में क्या दृष्टि रखते हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में? क्या वाकई वहां कोई शिव मंदिर था? मैं इतिहास के माध्यम से चाहता हूं कि आप इसको अगर स्पष्ट करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और क्यों ये कहा जाता है कि वहां शिव मंदिर नहीं था, वहां तेजो महालय नहीं था, ताजमहल ही था? देखिए, अब ये तो बड़ा अजीब बात हो जाएगी कि क्यों कहा जाता है कि वहां नहीं था। इसलिए कहा, जो है पहले तो उसको क्यों कहा जाता है कि वो है। देखिए, कोई भी चीज बनती है, और मुगलों के समय सबसे शानदार बात ये थी कि वो दैनिक लेखा जोखा उसका होता था। इतिहासकार जो है वो इतिहास लिखते थे, दरबारी इतिहासकार होते थे, और उन्हें इस बात का कोई इल्म नहीं था, कोई इल्हाम नहीं था कि आने वाले दिनों में लोकतंत्र आ जाएगा और हमारे जो बादशाह आज के हैं वो किसी कसौटी पर रखे जाएंगे। तो वो अतिशयोक्तियों में तो निश्चित ही आप प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन कोई निर्माण हो रहा है, कोई अभियान चल रहा है, तो उसमें वो जो बात लिखते थे वो सही होती थी। दूसरा यह है, देखिए, इतिहास और गप में एक फर्क होता है। आप कुछ भी मान सकते हैं,
लेकिन उसको प्रमाणित करने के लिए इतिहास वो कब माना जाता है, जब आप उसे प्रमाणित कर सके। प्रमाणित कैसे करेंगे? या तो दस्तावेज उपलब्ध होंगे, या आर्कियोलॉजी के जरिए आप बहुत चीजों को जान पाते हैं, कार्बन डेटिंग के जरिए जान पाते हैं। तो इस पूरी जगह ताजमहल में कहीं भी शिव मंदिर होने का किसी तरह का, जैसा मैंने कहा ना कि वो नीचे से यानी जमीन पर बनना शुरू हुआ, वो कोई पूर्व में बनी हुई इमारत नहीं है जिस पर ताजमहल बना, बल्कि जमीन ली गई, जयसिंह से ली गई, उनको बदले में जमीन दी गई, और वहां पर नींव कैसे खुदी, पत्थर कहां से आएंगे, और पत्थर लाने की जिम्मेदारी भी जयसिंह पर ही डाली गई थी। आमेर से बहुत संगमरमर आया था वहां पर, वो कैसे आएगा उसकी पूरी जिम्मेदारी उन पर डाली गई थी। तो उस समय के जितने, आप सोचिए कि ये सारे जो राजपूत राजा थे वो कोई धर्म विरोधी नहीं थे, बल्कि वो बहुत कट्टर धार्मिक लोग थे, और शाहजहां के इस पूरे उपक्रम में वो साथ थे, वो शामिल थे, वो पूरा बना रहे थे। तो सवाल है, तेजो महालय होने का कोई तो प्रमाण मिले, कोई किसी ने लिखा हो कि साहब यहाँ पे मंदिर था और इसको तोड़ दिया गया, कोई ऐसा दस्तावेज हो, या खुदाई जो होती है उसमें कहीं से ऐसा कोई प्रमाण है। और आज तो ये संभव है, भाई करा लीजिए अगर आपको बहुत वो है, अगर लगता है। अभी तो हुआ ना, जैसे कि आपको शायद पता ही हो कि जो सोमनाथ मंदिर के नीचे गांधीनगर IIT के ओर से जो सर्वे हुआ उसमें बौद्ध गुफाएं मिली हैं, और इस देश के तमाम मंदिरों के नीचे बौद्धों के निर्माण मिल सकते हैं। बहुत आसानी बात है, क्योंकि 500 साल पहले कुछ हुआ है, 1000 साल पहले कुछ हुआ है, 2000 साल पहले कुछ हुआ है, 3000 साल पहले कुछ हुआ है। इतिहास, जैसा E.H. कार कहते हैं, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अविरल संवाद है। सवाल है कि हम कैसे उसको अतीत से सबक लेकर भविष्य की ओर देखें। ताजमहल तो सिर्फ खूबसूरती और मोहब्बत का प्रतीक था। इसे यह भुनभुनाहट, जो पीएन ओक की भुनभुनाहट थी, जो धीरे धीरे आरएसएस की शाखाओं में उसे लगातार उसको ज्यादा एम्पलीफाई किया गया, एक तरह से उसमें लाउड स्पीकर लगा के और व्हाट्सएप के समय में वो घर घर पहुंचाने का जो प्रयास किया गया, ये उसका नतीजा है कि आज आप किसी विषय में कुछ जाने न जाने, आप उस विषय पर बहस करने के लिए तैयार हैं, आप कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। और मैं नहीं कहता हूं कि सारे लोग किसी साजिश का हिस्सा है, लेकिन उनको इस तरह के किस्से रात दिन सुनाए जाते हैं। वैसे ही है जैसे इस देश के बहुत लोग मानते हैं कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर है। अरे भाई, हम साइंस अगर आप पढ़ते हैं, कक्षा 6 की भी किताब पढ़ लीजिए, तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स, ब्रह्मांड, कैसे पूरा हमारा सौर मंडल है, इसकी जानकारी है। लेकिन अब कोई कल यही साबित करने लगे कि साहब पृथ्वी शेषनाग के फन पे हम ये मानते हैं, तो यही पढ़ाया जाना चाहिए, तो अब क्या होगा इस देश का, आप अंदाजा लगा लीजिए। बिल्कुल। जो भारतीय इतिहासकार थे, क्या उन्होंने कहीं इस बात के प्रमाण मिले उनको? जैसे आपने अपने लेख में इतिहासकार डॉक्टर रामनाथ का जिक्र किया, मध्यकालीन भारतीय कला एवं उसका विकास, क्या उसमें कहीं कोई जिक्र है? नहीं, उसमें तो यही जिक्र है कि किस तरीके से ये बना। उसमें पूरे बाकायदा नक्शे दिए गए हैं कि कैसे पहले नक्शा बना, फिर उसमें काठ का पहले वो मॉडल बने, उसमें मॉडल में बहुत सी तब्दीलियां हुई, और वो फिर बना। दरअसल किसी ने कल्पना नहीं की थी ये कि ऐसा भी होगा कि इस ताजमहल को खुद तेजो महालय कह देगा। मैंने उसमें ये भी जिक्र किया है, बनारसी प्रसाद सक्सेना, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के अध्यक्ष थे, और इलाहाबाद स्कूल ऑफ हिस्ट्री के बहुत बड़े नाम हैं, जो शाहजहां पर अथॉरिटी माने जाते हैं, शाहजहां पर उनका सबसे बड़ा काम माना जाता है। उनसे जब कहा गया कि साहब ये सब जो हो रहा है इस पे कुछ कहिए, तो वो एकदम, मतलब उन्हें लगा इनके मुंह क्या लगा जाए, मतलब वो इतने शुद्ध हुए। तो इतिहासकारों ने कभी इस तरह के जो, मतलब बस अड्डों और स्टेशन पे जो चौपत्तियां बिकती हैं उसको कभी तवज्जो दी नहीं, क्योंकि जो हमारी हिस्ट्री का जो पूरा इतिहास अनुसंधान परिषद है, वहां भी कभी इस तरह का किसी ने पर्चा नहीं लिखा, किसी इतिहासकार ने कभी इस बारे में नहीं लिखा। सवाल है जो है उस पर लिखा जाएगा, जो नहीं है उस पर क्या लिखा जाएगा? तो उस पर तो वही लोग लिख सकते हैं जो कुछ विवाद पैदा करना चाहते हैं, और जिसके बहुत से कारण हैं। तो पीएनओ का अगर आप कोई भी इतिहासकार पढ़ेगा तो सर ही पीट देगा। आप सोचिए, अगर आपसे कहा जाए कि क्रिश्चियनिटी है, वो तो सब कृष्ण नीति का अपभ्रंश है, आप क्या कहेंगे इसको? अगर आपको जरा से भी जानकारी हो कि जो इस्लाम है दरअसल वो ईश यानी ईश्वर, और उसका आलय है उसी का एक वो। अब इस तरह की बातों का आप क्या जवाब दे सकते हैं? आप मुस्कुरा के आगे बढ़ जाएंगे। तो अब सवाल है कि आपको किन से एक ये दौर ऐसा लगता है कि एक संगठित मूर्खता का विस्फोट हो रहा है। ये बड़ा खतरनाक है किसी भी देश के लिए। और बनारसी प्रसाद सक्सेना साहब थे, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे जी, इलाहाबाद के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, बहुत सीनियर थाने थे, और ये और बड़े इतिहासकार थे देश के।
बड़े इतिहासकार थे। और प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा जो मेरे अपने रिसर्च गाइड थे और पिछले दिनों हुए वो दिवंगत हुए, मैंने इस विषय पर उनसे बात की थी कि आप लोगों ने उस समय क्यों नहीं कहा। तो प्रोफेसर वर्मा उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं थे, वो शायद गोरखपुर यूनिवर्सिटी में थे उस समय। उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों ने कहा, पर उन्होंने वही कहा कि भाई इनके क्या मुंह लगा जाए। तो कभी इसका भाई खंडन भी आप किसका करते हैं? मान लीजिए दो बड़े इतिहासकारों में कोई विवाद हो तो कुछ खंडन होगा। अब कोई जो इतिहास के परिसर से बाहर खड़ा हुआ है, वो कुछ बोल रहा है कि पृथ्वी शेषनाग के फन पे है, तो कोई साइंटिस्ट उसका जवाब देगा क्या? कभी नहीं देगा। भाई ठीक है, वो कहां तक आप इन चीजों का जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर इसी तरह की मूर्खताओं को संगठित करके सरकार बनाने का उपक्रम अगर किसी देश में चल रहा हो, तो आज वही स्थिति है जो है कि आप न पढ़ सकते हैं न लिख सकते हैं। आप किताबों का कोई उल्लेख करेंगे तो आपकी लिंचिंग हो जाएगी, जैसा अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रविकांत के साथ हो रहा है। आप जानते हैं इस बात। तो ये जो पूरा विवाद है, अब अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक तरीके से टिप्पणी की तो ये मान लिया जाए कि विवाद खत्म हो जाएगा या ऐसे चलता रहेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता ये विवाद खत्म होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो दक्षिणपंथी असली जो राजनीतिज्ञ हैं वो इसकी असलियत नहीं जानते, वो सब इसकी असलियत जानते हैं। बाबरी मस्जिद के मामले में क्या हुआ, हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सुशील कुमार ने बहुत पहले एक किताब लिखी थी और बताया था कि ये साहब, ये शर्कियों का बनवाया हुआ एक ये इमारत है, मस्जिद है, और वो एक बौद्ध एक ढांचा है जिसके ऊपर ये बनाई गई थी, क्योंकि वहां ना उस तरह की मीनारें थी जो मुगल स्थापत्य का वो था। उनके बहुत से प्रमाण उन्होंने दिए थे, उस समय भी दिए थे। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो उसमें साफ कहा है कि बाबर ने मस्जिद तोड़ी, ऐसा कोई प्रमाण नहीं। लेकिन लगातार दशकों तक इसका प्रचार किया गया और उसे बाबरी मस्जिद को राम मंदिर विवाद में जिस तरह से हुआ हमने देखा। तो प्रचार का एक बहुत बड़ा रोल होता है और मीडिया का भी एक रोल होता है। अब आज मीडिया जिस तरीके से ऐसे चीजों को उछालता है और बनाता है, उसने जाहिर है बहुत लोगों को कंफ्यूज कर रखा है। बिल्कुल। ये पीएन ओक साहब कोई ट्रेंड हिस्टोरियन थे? नहीं, ये अपने को पत्रकार भी कहते थे, इतिहासकार भी कहते थे। इंदौर में जन्मे थे और पुणे में जहां तक उनका देहांत हुआ था, और वो लंबे समय तक इस तरह की बातें लिखते रहते थे जो दक्षिणपंथी खेमे में बड़ी पसंद की जाती थी। क्योंकि दिक्कत क्या है कि जो पूरा इतिहास का परिसर है और वहां जिस तरह से तथ्यों पर जोर दिया जाता है, वहां आमतौर पर दक्षिणपंथियों के लिए गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। क्योंकि आप मान लीजिए किसी को आप वो बताना ये चाहते हैं कि इतिहास दरअसल धर्म के आधार पर देखना चाहिए, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ईसाई काल। अंग्रेजों का जो मसला है उसे हालांकि ईसाई काल नहीं कहते हैं, लेकिन वो पूरे इतिहास को हिंदू और मुसलमान के रूप में देखना चाहते हैं। तो जब वो देखते हैं कि प्रमाण तो है कि पूरी मुगलों की जो राजपूत नीति थी उसने किस तरीके से उनके शासन को सुदृढ़ किया, और जो राजपूताना था पूरा का पूरा वो मुगलों के साथ खड़ा था। अगर देखा जाए तो राणा प्रताप एक अपवाद थे जिन्होंने अकबर से लड़ाई लड़ी, लेकिन उसके अलावा तो सभी इनके साथ थे। उनके रिश्ते थे, शादियां होती थी, और शादियां अभी बहुत बाद तक औरंगजेब के बेटे तक की शादी राजपूताने में हुई। तो एक सामान्य सिद्धांत था, उनकी आपस में रिश्तेदारियां थी। इनको समझ में नहीं आता कि कैसे इस बात को वो जस्टिफाई करें। तो ऐसे तमाम प्रतीकों को वो खोजते रहते हैं जो मानते हैं कि अगर वह अकबर है तो वो क्रूर होगा, औरंगजेब है तो वो क्रूर ही होगा, उसने कुछ और किया ही नहीं होगा। तो इतिहास को जिस तरह से हिंदू और मुसलमान के रूप में बांटने की बात होती है, तथ्य इसके विपरीत है। वैसे पंकज जी, आपने एक बीच में कहा था ना, ताजमहल को लेके, एक शहंशाह ने बना के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तो आज ताजमहल के ऊपर बहुत रोमांटिक चीजें लिखी गई है, शायरों ने बहुत लिखी, कवियों ने बहुत कुछ लिखी है, लेकिन अब उस ताजमहल को लोग शिव मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हकीकत यह है कि 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने पीएनओ की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन की गई थी कि आप ये बताएं कि ये शिव मंदिर है या ताजमहल है। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी साफ कह दिया है कि दरअसल ताजमहल कभी मंदिर था ही नहीं। खुद भारत सरकार, मोदी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने भी संसद के अंदर कहा कि सरकार को ताजमहल के हिंदू मंदिर होने का कोई पुष्ट सबूत नहीं मिला है। अब उसके बावजूद अगर कुछ लोग अभी भी इस ताजमहल को तेजो महालय कहना चाहते हैं, शिव मंदिर बताना चाहते हैं, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि वो उनकी दिलचस्पी इतिहास में नहीं है,
उनकी दिलचस्पी इतिहास को तोड़ मरोड़ करके उस बहाने हिंदू और मुसलमान का जो विभाजन है उसको लगातार बढ़ाते रहना है, और उसके पीछे वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज जो टिप्पणी की है, वो टिप्पणी अपने आप में ऐसे तमाम लोगों के मुंह पर एक गहरा तमाचा है, और उनको अब समझ जाना चाहिए किस तरीके से मनगढ़ंत इतिहास को तोड़ने मरोड़ने से काम नहीं चलने वाला है। और अब इसके बाद ताजमहल पर जो विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही, उस पर उम्मीद करते हैं कि शायद अब विराम लगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, आपने इतने विस्तार से हमारे दर्शकों को चीजों को समझाने की कोशिश की, आपका धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।